Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss our topic that is your chemical bonding. देखिए स्टूडेंट्स, हमने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे और आज हम स्टडी करने वाले हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे क्या होता है, हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा डीप में इस चीज को स्टडी करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं मतलब 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर क्या होता है कि आपको सिर्फ एक चीज हम बताई जाती है कि वहां पर स्टेरिक फैक्टर कई बार काम कर जाता है, या फिर हम कहते हैं कि ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हम स्टडी कर लेते हैं वहां पर जब हम लिखते हैं आंसर को, लेकिन आज हम थोरोली पढ़ने वाले हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज को स्टडी करेंगे, बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, अच्छा स्टडी करेंगे, जिससे आपके पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो आपका रिटर्न हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो नीट पर्पज से या फिर आईआईटी पर्पज से आप इस चीज को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम उसके बेसिक रीजन पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ मेनली हम यही पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एसपी और डी के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें कंपाउंड्स दिए जाते हैं ना वो इतने ज्यादा नहीं दिए जाएंगे कि आपके एफ उसमें ऑर्बिटल आ जाए, तो डी तक ही मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, दो टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहाँ से आपकी ना केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक चीज आपको क्लियर होने वाली है, तो बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, आपके पास दो टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चीज किसी भी चीज का कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मतलब छोटा हो जाना। ठीक है, तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन में क्या आता है, एक आपके पास आता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट, क्योंकि आपने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा अब तक, खासकर 11th 12th स्टैंडर्ड बच्चे ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, तो ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस चीज को नहीं पढ़ते, सिंपल डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें कुछ रीजन क्या होगा खास केमिकल बॉन्डिंग में, बट बहुत सारे डीपली रीजंस होते हैं हमारे जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो उसका एक रीजन होता है हमेशा, ये नहीं कि आप उस चीज को एक तरीके से रट रहे हो। ठीक है, एक होता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट वन इज योर, एक होता है आपके पास चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जो पहली चीज है वो क्या है, देखते हैं। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहली बात आपको पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो पीरियड के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन आती है हमारी, उसका क्या मतलब होता है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रोज। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, है ना। तो अलोंग द पीरियड जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज वहां पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। यू कैन से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, बेसिकली हम जनरली बात कर रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं, कहीं फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, बट जनरल केस हम स्टडी कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपके पास, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है। अब यहाँ इसका रीजन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि ये रीजन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज यानी कि देखो, अब मुझे पता है बोहर ने ये चीज बताई थी कि एनर्जी क्या होता है, Z इफेक्टिव का स्क्वायर।
अब देखो ये बोहर ने बताया था एनर्जी क्या होता है -13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मुझे पता है लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं साइज डिक्रीज करता है। इट मीन्स वहां पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको फटाफट बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए चीजें। अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव में ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव मतलब एनर्जी डिक्रीज करती है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ती, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी डिक्रीज होती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, बोरोन का 2s, इसका भी 2s 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 2s, इन सबका क्या है यहाँ पर 2s है। ठीक है, नीचे क्या है 2p। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, या फिर साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कि जो 2p है उसकी एनर्जी कम हो रही है। देखो इसका एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, 2p की एनर्जी लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम डिक्रीज हो रही है, और 2s क्या आपका 2s तो एज इट इज है यहाँ पर। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लॉन्ग द पीरियड। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब था। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि साइज डिक्रीज कर रहा है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या है, एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये होता है जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, ये आपका काम आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, ये तो एस और पी की बात हो गई। ठीक है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा कोई भी एटम ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, कोई भी आप एटम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, लेट्स सपोज अगर मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है, आप कोई भी एटम ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम +2 है, एक एल्यूमिनियम +3 है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल कोई भी एटम का। अगर आप उसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी कि साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि आपने पढ़ा था एक न्यूट्रल एटम से, और जो आपके पास एक आयन होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था हमने, कि जब आपके पास जब भी आप एक आयन होता है या फिर कैटायन बोल रहे हो आप, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू योर न्यूट्रल एटम, उसी के न्यूट्रल एटम से। जैसे इनका क्या है, साइज यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि साइज यहाँ पर तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये हो रहा है साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज यहाँ से यहाँ मूव करते टाइम हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो डिक्रीज, क्योंकि मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू Al+3। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज पर बढ़ता है, उसका मतलब उसका साइज क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब चार्ज आने की वजह से, यानी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है, रिवर्स होता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, किसी भी एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका साइज रिड्यूस होगा, उतना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ आया, इसको बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज अपीयर होने की वजह से उसका साइज जो रिड्यूस हुआ, दैट इज योर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज डिक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। ये दो चीज पता होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरे पास, अभी तो मैंने sp का बता दिया इजीली, लेकिन एक बात बताओ, जहां पर d ऑर्बिटल्स आ गए, जो d ऑर्बिटल मेन हमें पढ़ना होता है d ऑर्बिटल के बारे में, क्योंकि एक्साइटेशन हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है जब भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो, अगर मैंने अब बोल दिया इन दोनों के बारे में, ये चीज क्लियर हो गई। अब बोलती हूँ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ d ऑर्बिटल। जो आपके पास d ऑर्बिटल होता है उसका जो साइज होता है आपको पता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू s और p, है ना, डिफ्यूज होता है। मैंने अपना एक, इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर्स कुछ क्लियर किए थे ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, उसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी का रिड्यूस हो जाना उस ऑर्बिटल के अंदर।
मतलब अभी बात बताओ, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, डिफ्यूज्ड होती है। आपको पता होगा डिफ्यूज मतलब उनका साइज बड़ा होता है। डिफ्यूज का मतलब ही ये होता है कि उसमें जो उस ऑर्बिटल के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जितना ज्यादा डिफ्यूज्ड होगा कोई ऑर्बिटल उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, पहली बात। इसका मतलब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सुटेबल नहीं होते फॉर द बॉन्डिंग। लेकिन अगर हमें उन्हें सुटेबल कराना है कि हम चाहते हैं कि डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग करते टाइम, तो मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि चीज छोटी होगी तभी तो किसी के पास होगी और तभी बॉन्डिंग इजीली हो पाएगी, है ना। क्योंकि देखो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड, सिंपल सी बात है। तो जितना छोटी कोई चीज होगी वो उतना इजीली किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे फैजान में भी पढ़ चुके हो आप, है ना। तो इसका मतलब कहने का ये है कि आप जितना ज्यादा छोटा करोगे किसी चीज को उतना ही वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लायक होती है ना, सुटेबल होती है बॉन्ड। जैसे इसको मैंने कर रखा है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ज्यादा ये करेगा एज कम्पेयर टू दिस, तो ये ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा किसका, डी ऑर्बिटल्स का। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो डिफ्यूज होते हैं तो वो तो अच्छे हैं नहीं कि वो हमारे अच्छे से ओवरलैप कर पाए, क्योंकि वो छोटा साइज है एक बड़ा साइज है, कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, है ना। ओवरलैप करने के लिए उसको भी छोटा करना पड़ेगा ताकि स्मॉल स्मॉल अच्छे से ओवरलैप कर सके। फाइन। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, यहाँ लिख लो, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी शेप क्या होती है, डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड और लार्ज साइज डिफ्यूज्ड शेप होती है किसकी, ऑर्बिटल्स की, डिफ्यूज्ड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड साथ ही साथ आपके पास लार्ज साइज होता है। तीसरी बात, डिफ्यूज शेप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिड्यूस होना उस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल के अंदर। फाइन। अब और तीसरी बात क्या है, इसकी एनर्जी जो होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी s और p की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, पहले आ गए वो ऑर्बिटल्स, है ना। बाद में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अफबाउ प्रिंसिपल कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में अरेंज करते हैं, है ना। तो अब उसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इनकी एनर्जी कम है, यानी कि s और p की तो एनर्जी कम है, तो यानी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स बाद में आते हैं s और p के, क्योंकि हम n+l रूल से एनर्जी निकालते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, है ना। तो वहां से भी आप निकाल सकते हो n+l रूल से। तो मैं सारी चीज आपको क्लियर कर रही हूँ कहाँ से क्या चीज उठ के आई हुई है। तो हाई एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स कंपेयर टू एस एंड पी, ठीक है। तो एक बात बताओ, कंपेयर टू एस एंड पी, किसी भी चीज को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना तो एनर्जी बहुत थोड़ी चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट इजीली कर सके। अभी बताऊंगी किस तरीके से होता है, लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब एक्साइट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा फिर, है ना। तो ये चीज आपको वहां से क्लियर होंगी जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। फाइन। तो अब देखो ये चीज तो समझ में आ गई। अब मुझे डी ऑर्बिटल्स को क्या करना है, ये सूटेबल तो है नहीं बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि इसके ये कारण है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस है जिसकी वजह से ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। बट अगर मुझे पार्टिसिपेट कराना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर इसको किसी ऐसे एटम से अटैच कर दूंगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोच के देखो कौन सा होता है। जैसे मैंने अपने कंपाउंड्स पढ़े होंगे PF5 PCl5, आप कभी PH5 पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हैं ना। उसका रीजन यही है क्योंकि P के अंदर डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। अगर हमने एक्साइटेशन करानी भी है, मतलब उनको पार्टिसिपेट करवाना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच करना पड़ेगा। उसका भी रीजन बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये वालों को मुझे पार्टिसिपेट कराना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इनका तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन होता ही है, एस और पी वालों का। कराना किसका है मुझे, बेसिकली डी ऑर्बिटल्स का। और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम, और यू कैन से अ सब्स्टिट्यूएंट, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो ग्रुप भी हो सकता है, फिर एटम भी हो सकता है। फाइन। जैसे मेरे पास है फोस्फोरस, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, मेन यही चीज पे फोकस करना है। बताती जाऊंगी कैसे कैसे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे साथ के साथ, ठीक है। चीजों को लिखते चलो और इंटरलिंक करना है सबको।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स किससे डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम, और यू कैन से अ सब्स्टिट्यूएंट। वो एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे फोस्फोरस है मेरे पास, ठीक है, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बाहर से पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और यहाँ आ जाएगा 3d। फाइन। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला तो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो वैलेंस शेल के होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो यानी कि मेरे पास अगर मैं कहूँ ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ बॉन्डिंग में, है ना, तभी फॉस्फोरस हम बोलते हैं 5 बॉन्ड्स बनाता है। अब देखो कैसे, ये वाले हैं मेरे पास, ये तो हम पार्टिसिपेट करवा ही नहीं रहे हैं, है ना, ये वाले करवाएंगे जो वैलेंस शेल वाले होते हैं, बाहरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 9th क्लास से आपका टॉपिक भी होता है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ लेते हो आप ये टॉपिक। तो देखो 3s2, this is your 3p3 and this is your 3d। अब देखो मुझे बताओ, अब एक बात बताओ, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखो अभी तक तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड तो ही बना लेगा, जैसे मैंने बोल दिया pf3, ठीक है, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, 2 इसके लोन पेयर बच गए, ठीक। तो यानी इस तरीके से इसकी पिरामिडल शेप बन गई, है ना। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि ये वाले भी इसके पार्टिसिपेट करें, यानी कि अगर मैं चाहती हूं pf5 बनाना, ठीक है, pf5 तो बन जाता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं ph5, वो क्यों नहीं बनता अभी बताने वाली हूं बस आपको, ठीक है। pf5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ph5 एग्जिस्ट करता है। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाला जो है ना डी ऑर्बिटल किसके अंदर है, फॉस्फोरस के अंदर, इसी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसके डी ऑर्बिटल को, सेंट्रल एटम के, यानी फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब मैंने इसके ऑर्बिटल्स बनाए। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेशन में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ कितने बॉन्ड है, देखो ध्यान से, अगर मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, एक मैंने यहाँ एक्साइट कर दिया, ठीक, कहाँ से, 3s से। अगर एक बार बताओ, मैंने कहां से एक्साइट किया, S2D एक्साइटेशन है, ये अपने आप होगी नहीं, ठीक है। इसको एक्साइट कराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। इसी के बेस पर आप इनको पढ़ोगे, ठीक है, कि क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। देखो S2P तो हो जाती है, S2P जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको देने होते हैं, जैसे मेरे पास अगर होता, बताऊंगी अभी, जैसे कि मैंने यहां से एक्साइट करा दिया डी ऑर्बिटल के अंदर, तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए, फॉस्फोरस के, यानी 1 2 3 4 5 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, फॉस्फोरस के, सिंगल सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आपने बोल दिया फॉस्फोरस का जो डी ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल इसका, ठीक है, और एक आपके इसका फॉस्फोरस का, क्योंकि इसके पहले हाइब्रिडाइज करेंगे, फॉस्फोरस का तो सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इस वाले के पूरे आप वो करते हो। तो यानी कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तभी बॉन्डिंग होगी इस तरीके से, है ना। तो यानी कि 5 बॉन्ड कब पॉसिबल हैं, जब मैं एक्साइट कराऊंगी S2D इलेक्ट्रॉन का। लेकिन एक बात बताओ, S2D एक्साइटेशन ईजी नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। तो मुझे इस एनर्जी को, देखो ये एनर्जी गैप जो है ना बहुत ज्यादा है, इस एनर्जी गैप को मुझे कम करना है ताकि इजीली एक्साइट हो सके इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगी, अभी बताया मैंने आपको, अगर आपको एनर्जी डिक्रीज करनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि एनर्जी कम होती जाती है जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। देखो ध्यान से, अगर मैं फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दूं किसी तरीके से, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू -13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैंने जेड इफेक्टिव को किसी तरह, जेड इफेक्टिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल थोड़ा और पास आएगा, जिसकी वजह से एक्साइटेशन इजी होगी, और हमें थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करने में और पार्टिसिपेट करवाने में।
तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, पी ऑर्बिटल के जो पी फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल्स का एक्साइटेशन हमारा पॉसिबल कैसे होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इन डी ऑर्बिटल से, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास, छोटा पास मतलब पास आना, एनर्जी का रिड्यूस होना, छोटा होना साइज में मतलब कि छोटे का मतलब क्या, ये सारे पास पास आएंगे, एनर्जी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इजी एक्साइटेशन कर सकते हैं एस टू डी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब हम उस सेंट्रल एटम को किससे कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। देखो मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है सेंट्रल एटम से, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा फॉर्मेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, फिर देखो ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो जितने फ्लोरीन अटैच होंगे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और उतना ही उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और वो इजिली पार्टिसिपेट कर पाएगा बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में जब भी पार्टिसिपेट कराना डी ऑर्बिटल्स को, सबसे पहले कंडीशन क्या है, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, ठीक है। जब भी आपने कोई कंपाउंड्स देखे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही देखे हैं। जब भी हमने डी ऑर्बिटल कहीं पर भी किसी के अगर एटम में आता है, जैसे सल्फर में आता है डी ऑर्बिटल, आपको पता होगा ना, मतलब सेकंड पेयर को छोड़ के बाकी सब में तो डी ऑर्बिटल्स आते ही आते हैं, उनके साथ हमेशा ही जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट होगा, इसका मतलब उनकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब इतना समझ में आया। अब दो टाइप की एक्साइटेशन पढ़नी, सिंपल है, S2P, देखो ध्यान से, S2P और S2D। अब यही चीज रह गई है, इसके बेस पर हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। अब देखो दो टाइप की एक्साइटेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका टॉपिक मेन स्टार्ट होता है। अब इतना समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक्साइटेशन एक होती है आपके पास फ्री एक्साइटेशन, यही इंपॉर्टेंट है जो अगर आपको समझाना जब इन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, इसी को समझाना है, वो आपको थोड़ा बेसिक मुझे समझाना था इससे पहले, ठीक है। फ्री एक्साइटेशन एंड फोर्स्ड एक्साइटेशन, ताकि आपके मन में थोड़ी सी क्लियरिटी बने चीजों को लेकर, ठीक। अब देखो फ्री एक्साइटेशन क्या होता है, अब हमने पढ़ा था S2P, है ना, एक होता है S2P इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, एक होता है S2D या P2D। अभी मैंने फोस्फोरस का एग्जांपल लिया था, ठीक है। फोस्फोरस में क्या था, 3s2 3p3 और 3d आपके पास 0 था। यानी अगर मुझे S2D कराना है या P से D कराना है, क्योंकि इनमें क्या होता है एनर्जी का डिफरेंस, ये थोड़े पास होते हैं, ये थोड़ा दूर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस के पास ज्यादा S और P ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल थोड़े से दूर होते हैं डिफ्यूज शेप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो पास है, ये थोड़ा सा एनर्जी गैप ज्यादा है, ये वाला, ठीक है। ये एनर्जी गैप ज्यादा तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर मुझे SPT यानी मुझे P2D करानी है और S2D एक्साइटेशन करानी है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगती है, यानी फोर्सफुली हमें करना पड़ता है वो काम, इसलिए फोर्स्ड एक्साइटेशन इसका नाम, ठीक है। फ्री एक्साइटेशन मतलब जिसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स पास पास ही होते हैं, sp वाले ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर शेप, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा पता है आपको, ये तो पता होना चाहिए कि इनकी एनर्जी कम होती है तो ज्यादा पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, यानी न्यूक्लियस के। तो यानी कि अगर मुझे S से P एक्साइटेशन करानी है, क्योंकि N का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो आप इजीली करवा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। यानी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही अपने आप भी हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है, बल्कि एटम्स जब भी रीअरेंज होती है हाइब्रिडेशन के ड्यूरिंग, तब भी इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप हो सके फ्री एक्साइटेशन से। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, कार्बन होता है 1s2 2s2 2 क्रिएशन 1s2 2s2 2p2। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस तरीके से, और ये है 2, ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वैलेंस शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं। अब बताओ मुझे CH4 क्यों बनता है, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर SP मतलब जहां जहां फ्री एक्साइटेशन होगी ना, जहां जहां वहां तो कंपाउंड आपका बनना ही बनना 100%, लिख लो यहाँ पर, ये तो आपका 100% बनता ही बनता है। लेकिन फोर्स एक्साइटेशन के अंदर जो मैं कंडीशंस बताऊंगी, अगर वो दो फुलफिल होती हैं तो ही बनता है, ठीक है। वो ये वाला कैसे होता है, सिंपल सी चीज है,
दो कंडीशन लिखनी है, वो फुलफिल करवा देना, आपका सारे कंपाउंड्स का पता चल जाएगा कि आपका वहां पे करेगा या नहीं करेगा। देखो ध्यान से, दो कंडीशन लिखो। फर्स्ट कंडीशन होगी आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल। देखो, जब आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां एक्साइट करा के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाओगे, है ना। जैसे मैंने अगर यहाँ से देखो, यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल वैकेंट है, अगर ये वैकेंट नहीं होता, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्साइट भी करा देती, देखो ध्यान से, ये अगर वैकेंट ना होता तो की बात है, वो बाद में बताऊंगी। अभी ये वाला अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट करा दूं, तो आप मुझे बताओ कार्बन के पास कितने हो गए, CH4 है ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2। 1s1 है ना, तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेता है, मतलब एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से CH4 आपके पास ज्योमेट्री बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर ये चीज कब हुई, जब मेरे पास हायर ऑर्बिटल जो था यानी 2p2, पी के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट था, तभी ऐसा हुआ, ठीक है। एक्साइटेशन, फ्री एक्साइटेशन भी तभी पॉसिबल है, ये एक्साइटेशन कब पॉसिबल है, जब आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल वैकेंट था, है ना। हायर एनर्जी ऑर्बिटल, यहां पर तो लिखना पी, पी ही लिखना, क्यों लिखना पी, देखो पी, क्योंकि पी ही मिलेंगे आपको मोस्टली, शुड बी वैकेंट। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, एग्जांपल ये वाला बता सकते हो, हायर एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी वैकेंट फॉर द फ्री एक्साइटेशन, अदरवाइज फ्री एक्साइटेशन नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p 2p3। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, 2s2 है, 2p3 है, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास 2d तो होते नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या सेकंड पेड का एलिमेंट है, सेकंड पेड वाले में तो आपके पास d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो वहां पर तो सिर्फ फ्री एक्साइटेशन होगी। जब भी सेकंड पेड के बारे में पढ़ोगे, वहां सिर्फ फ्री एक्साइटेशन काम करती है, और वो कब काम करेगी, जब हायर ऑर्बिटल वैकेंट होगा। और यहाँ हायर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है आपका, क्यों नहीं है, देखो 2p3 वैकेंट। आप बोलोगे मैम एक एक आ भी तो सकता है, हाँ आ सकता है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद फायदा क्या होगा, अगर मैंने बोल दिया, इसको एक्साइट करा दिया मैंने आगे, है ना, तो ये देख लो अब कितनी बन रही है, तो ऑलरेडी पेयर अप है, 1 2 3 3 यहीं बन रहे थे, 3 यहीं बन रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ एक्साइटेशन का। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए बिल्कुल, तभी आपका एक्साइट होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही पार्टिसिपेट करते हैं साथ साथ वाले के, है ना। तो यानी कि अब कितने बनेंगे, यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रोजन है उसके अंदर तो फ्री एक्साइटेशन पॉसिबल है ही नहीं, तो एक ऑर्बिटल जरूर वैकेंट होना चाहिए, वो भी कौन सा, पी का, ठीक। यहाँ देखो S2D और P2D, इसमें क्या फोर्स एक्साइटेशन, फोर्स में हमें फोर्सफुली कराना पड़ रहा है, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि आपके पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए। हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन से यहाँ पर इस टाइम, D वाले, क्योंकि D वाला हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है। S से P तो हमने पढ़ ही लिया, तो S से D हो सकता है या फिर P से D हो सकता है, क्योंकि S से P तो यहाँ पर आ गया है ना कंसेप्ट। तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन से वाले, D वाले, यानी D शुड बी वैकेंट, पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए, शुड बी वैकेंट, जैसे उसमें पढ़ा हमने, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन इस केस में हमने सिर्फ एक सिचुएशन पढ़नी है, वो वैकेंट होनी चाहिए, बस इतना, क्योंकि वहां पर S से P इजिली एक्साइटेशन हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी देके भी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो होगा ना, क्योंकि जो यहाँ पर अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक स्टेबल कंपाउंड आपके पास बनकर तैयार हो रहा है, जैसे CH4 बनकर तैयार हो गया, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडेशन के टाइम पे, जब CH4 फॉर्मेशन होती है, यानी कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट। जब वो बन जाती है, उसके बाद जो एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन रही है, वो इतनी स्टेबल होती है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो इन्हें एक्साइट करने में इलेक्ट्रॉन को, इसको फिजिबल होती है, मतलब कि हो जाती है वो प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें पहला तो आपने सिचुएशन पढ़ ली, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी इसके पास, इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ D ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, मतलब D, मतलब उसके साथ में एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ये की सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ D ऑर्बिटल, तो लिख लेना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ D ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ D ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, तभी वो सूटेबल होगा बॉन्डिंग में,
ठीक है। और वो कैसे होगा, जब हमारे पास कोई सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब देखो, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को आप खुद बताओगे। देखो ध्यान से, खुद ट्राई कर। देखो, आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए होते हैं, जो नीट के लिए हो या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, किसी में भी वो पूछे जाते हैं आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और साथ में दूसरे भी होंगे आपके। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी ट्राई, जो जो आपके आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं करता और उसका रीजन बताओ, ठीक है। दो कंडीशन याद रखनी है कि हायर जो आपके पास ऑर्बिटल है शुड बी वैकेंट, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर डी ऑर्बिटल वहां प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप एक्साइट नहीं करवाओगे, ठीक है। और कंपाउंड फॉर्मेशन, कितना कंपाउंड, अब देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। सबसे पहले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। अब देखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, आप सिर्फ वो ऑर्बिटल्स लिखोगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट है इसकी, लेकिन हमें सिर्फ कौन से चाहिए, वैलेंस शेल वाली, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2s2 2p3, दिस इज योर 2s एंड दिस इज योर 2p, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 2d होता है, 2d तो होता नहीं यहाँ पे, यानी कि मेरे यहाँ पर सिर्फ s2p एक्साइटेशन होगी जो फ्री एक्साइटेशन होती है। लेकिन क्या यहाँ पे s से p फ्री एक्साइटेशन हो रही है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये बॉन्ड कितने बना रहा है। अगर यहाँ पर होता NH3, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर पहली बात फ्री एक्साइटेशन हो नहीं रही है, तो अब हम क्या देखेंगे कि बॉन्ड कितने बन रहे हैं। देखो NH5 5 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ बॉन्ड कितने बन सकते हैं, क्योंकि सिंगल के साथ देखने हैं 1 2 3, बॉन्ड तो सिर्फ 3 बन रहे हैं, यानी NH3 तो पॉसिबल है। इसलिए आप बोलते हैं NH3 तो बन जाता है पिरामिडल शेप। क्यों बनता है, कोई फ्री एक्साइटेशन तो करानी नहीं पड़ रही, 3 अनपेयर्ड है और 3 हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 अनपेयर्ड है और हर एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ इसके साथ इसका, तो NH3 तो आपके पास बन जाता है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। 3 हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट कर जाएंगे, लेकिन इसको मैं एक्साइट कहाँ करवाऊं। अगर होता D तो एक्साइट हो सकता था, ठीक है। तो आपके पास होता कि यहाँ पर D होता तो यहाँ पर 4 तो ये हो गए और एक यहाँ एक्साइट होने के बाद 5 बन जाते, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आई। अब देखो SH4 क्या एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट में क्या आता है SH। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अगर थोड़ी सा डाउट आता है, क्योंकि कंपाउंड ज्यादा बड़े हम दे देते हैं, तो उसमें क्या किया करो, देखा करो कौन से ग्रुप का है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली से है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से, सेलेनियम भी ऑक्सीजन फैमिली से, टेल्यूरियम भी ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, है ना। अब तो यानी कि 2s2 2p4 आ रहा है, नीचे वाले क्या 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4, इस तरीके से आपका साइज इंक्रीज करता है ना। तो ये वो तो सारे ऑक्सीजन फैमिली के आपके, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, बस n का नंबर चेंज होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3s2 3p4, तो आगे क्या आएगा 3d, ठीक। अब 3d 0 है, वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही फुलफिल है, 16 होता है एटॉमिक नंबर सल्फर का, है ना। तो 3s2 और मैंने सिर्फ वैलेंस शेल वाले लिखे हैं आपके, ठीक है 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बनाना है क्या SH4 कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखो ध्यान से। फ्री एक्साइटेशन हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, S2p नहीं होगी क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पहली बात, है ना। लेकिन यहाँ पर 3d तो होता है जो वैकेंट है। पर एक बात बताओ, जब मैंने 2 कंडीशन लिखवाई, पहली कंडीशन थी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब d ऑर्बिटल आ गया तो कि वहां पर फोर्स एक्साइटेशन होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, मस्ट लिखा था मैंने वहां पे। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सराउंडिंग, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स्ड एक्साइटेशन नहीं होगी, यहाँ से P से D और S to D, वो तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या, ये सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, आपके पास 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देना नो फोर्स्ड एक्साइटेशन, फ्री एक्साइटेशन भी नहीं हो रही, फोर्स भी नहीं हो रही। फ्री इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी S2p होती है फ्री, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है P के पास।
और फोर्स्ड क्यों नहीं होगी? F2D और P2D फोर्स्ड क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है सराउंडिंग में। दो ही कंडीशन तो वो ध्यान रखनी है बस, और सारे कंपाउंड्स आपके बनते जाएंगे। अब देखो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर समझाऊं आगे, क्या SH2 बन सकता था? अगर मैं यहीं से पूछूं SH2 बन सकता था? बिल्कुल बन सकता है। देखो यहाँ पे S के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हाइड्रोजन के मिलके क्या बन जाएगा? SH2 कंपाउंड बन सकता है। तो देखो यहाँ पे SeH4। अब एक बात बताओ, सब में हाइड्रोजन था और सभी एक ही फैमिली के हैं, तो इनमें किसी में भी नहीं बनेगा, ना ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता ना ये। तो मैं वो बता रही हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे अब तक, है ना। ये एग्जिस्ट सारे नहीं करेंगे क्योंकि एक ही फैमिली के हैं और सबके पास हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी के पास नहीं, तो सब में सेम कंसेप्ट चलेगा। बस यहाँ पर 4s है, यहाँ पे 5s है, ठीक है, इस तरीके से। BrH5। अब देखो ध्यान से, ब्रोमीन के पास क्या है? 4s2 4p5, यानी आगे क्या होगा? आगे क्या आपके पास? d ऑर्बिटल, है ना, आगे d ऑर्बिटल होगा। आप बस ये देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जरूरत नहीं है। आप क्या किया करो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता तो ये देखा करो कौन सी फैमिली का है। ब्रोमीन किससे रिलेट करता है? फ्लोरीन की फैमिली से, है ना, हैलोजन की फैमिली से। और उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p5, है ना। तो वही सब में आएगी s2p5 चलेगी इसकी। तो यानी दिस इज योर s2, और यानी कि ये वाला क्या है? 1 2 3 4 5, फाइन। तो लेकिन इसके अंदर d ऑर्बिटल होंगे, बस इतना है। ये p5, ये s2 और यहाँ पे d ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिर्फ ये एक बॉन्ड बना सकता है? कोई बना सकता है तो? क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो फ्री एक्साइटेशन है ना फोर्स एक्साइटेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ठीक। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मुझे बताओ क्या ICl3 एग्जिस्ट करता है? अब देखो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब ये क्यों करती है देखो ध्यान से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होती है। आई होप आपको पता होगा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास S2 है, ठीक है, P क्या है? 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यानी कि अगर मैं आगे इसको देखूं, दिस इज योर D, ठीक है, दिस इज योर S, दिस इज योर P, दिस इज योर D। अब मुझे बताओ फ्री एक्साइटेशन तो हो नहीं रही, है ना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है P। अब यानी कि मैं अगर बोल लूं तो S2D भी हो सकती है, P2D भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है D ऑर्बिटल का वो इजी हो जाएगा और सूटेबल होगा वो बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ भेज दूं तो क्या हुआ देखो। अब देखो क्योंकि मुझे अनपेयर, वैसे तो ये ना यहाँ तक भी हो सकता है, ICl5 भी बनता है, इसलिए ICl5 भी बन जाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने कितने अनपेयर करा दिया? 3। मुझे जरूरत भी कितने की थी? 3 की जरूरत थी, बाकी तो क्या रह जाएंगे? एज इट इज अनपेयर्ड रह जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे? एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे आयोडीन के ऊपर, है ना। तो ICl3 में क्या होगा देखो ध्यान से, 1 2 3। हम यहाँ शेप नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 करने हैं, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, ठीक है। तो कितने आपके पास बन गए? 1 2 3। तो यानी ICl3 आपके पास एग्जिस्ट करता है। जितने सराउंडिंग एटम्स होते हैं उतने ही आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ICl3 यानी कि एग्जिस्ट करता है आपका, फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या है? XeF2। अब मुझे एक बात बताओ, जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जिनोन भी किसका है? नोबल गैसेस का है ना। नोबल गैसेस में आता है जिनोन, तो जिनोन में पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिंपल S2p6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो S2p6, तो यहाँ पर D ऑर्बिटल होगा आगे, क्योंकि D तो आगे आपके पास मिलेगा ही, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक्साइट कराना है इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा? देखो यहाँ पे 6s2 6p6, P फुल्ली फिल्ड है, S भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन उसको अनपेयर करा सकती हूँ। क्यों करा सकती हूँ? क्योंकि सराउंडिंग एटम जो है फ्लोरीन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी कि जो यहाँ से है, अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पर, देखो ध्यान से, दिस इज योर S2, दिस इज योर P6, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज योर D, ठीक है। S2 P6 और D ऑर्बिटल आपके पास।
अब देखो यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अनपेयर कराऊं हो जाएगा इजीली। मुझे बनाने कितने हैं बॉन्ड, F2 यानी 2 ही फ्लोरीन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक यहाँ से एक फ्लोरीन, तो यहाँ पे XCF2 जितने अनपेयर कराने जितने सराउंडिंग एटम्स हैं, तो XCF2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है d ऑर्बिटल्स का, तो यानी कि ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द योर फोर्स्ड एक्साइटेशन। ठीक है, लिखते रहो साथ में, दिस इज योर फोर्स्ड एक्साइटेशन। फ्री मत बोल देना, यहाँ पर फ्री नहीं हो रही है। BrF5, अब देखो यहाँ पे Br थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, ब्रोमीन की तो वही रहेगी, यहाँ पे H था, यहाँ पे F है, तो फ्लोरीन यानी कि क्या करा सकता है, एक्साइट करा सकता है, फोर्स एक्साइटेशन, क्योंकि क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ d ऑर्बिटल होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो कितना आसान है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये अगर समझो तो आप इसको। तो BrF5 कैसे होगा देखो ध्यान से, दिस इज योर 5 होते हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पर D थे आपके पास, तो 4 5 थे ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ से हटा के एक्साइट करा दिया, 3 हो गए, मुझे कितने चाहिए, एक और एक्साइट करा देती हूँ, तो 1 2 3 4 5, एक एज इट इज लोन पेयर बच जाएगा। तो BR5 देखो जैसे आप बनाते भी हो ना इसको, देखो ध्यान से, BR आप इस तरीके से बनाते हो ना इसको, दिस इज योर BrF5, शेप भी तो आप ऐसे ही बनाते हो ना इसकी, स्क्वायर पिरामिडल होती है ना, तो BrF5 स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 5 क्या है, फ्लोरीन के साथ अटैच कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो BrF5 इस तरीके से हो जाएगा, एक एग्जिस्ट करेगा एज अ लोन पेयर। ठीक है, हम जो TeH2 एग्जिस्ट करता है, अब देखो यहाँ पर Te की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4, S2 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, ना तो फोर्स एक्साइटेशन करनी ना फ्री एक्साइटेशन करनी, d ऑर्बिटल भी होते हैं इसके पास, लेकिन H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब फोर्स एक्साइटेशन तो नहीं लगेगी, फ्री एक्साइटेशन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर कुछ एक्साइटेशन भी नहीं हो रही ना, तो भी आपको क्या चीज देखनी है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कितने सराउंडिंग एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इजिली यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये एग्जिस्ट दोनों के बिना कर रहा है क्योंकि इसके पास ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना, तो इसमें कुछ एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब थोड़े से और कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कुछ ये कंपाउंड्स हैं जो पूछ जाते हैं आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से दोबारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यहाँ पे क्या आएगा S2, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है तो कितना आ जाएगा P4, है ना, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 1 2। ठीक है, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या कर सकता है, फ्री एक्साइटेशन करवा सकता है, तो यानी कि d ऑर्बिटल्स के अंदर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं अगर यहाँ पर कर दूं तो मुझे क्या चाहिए, SF4 यानी 4 ही बनाने, तो ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द फोर्स एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है H2S। अब मुझे बताओ सल्फर है, वही ऑक्सीजन फैमिली का है, यही सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ पर H2। अब एक बात बताओ, ये क्या था S2 एंड दिस इज योर 1 2 3 एंड दिस इज योर 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वैकेंट हैं, सॉरी 2 ऑलरेडी अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पर कोई एक्साइटेशन नहीं लगेगी, लेकिन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। OF4 देखो यहाँ पर O क्या है मेरे पास, O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम यही चलेगी, S2 एंड दिस इज योर P4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, OF4 4 बनाने हैं मुझे, लेकिन एक बात बताओ O के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ध्यान देना, d ऑर्बिटल नहीं होते ऑक्सीजन के पास, तो S और P ही होते हैं ओनली, है ना, 2s2 और 2p4, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं 4, लेकिन अनपेयर्ड कितने हैं सिर्फ 2, तो एक्साइटेशन यहाँ पर ना तो फ्री हो रही ना फोर्स हो रही, क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल भी नहीं है और वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता OF4 वाला। नेक्स्ट है CCl6। अब मुझे बताओ, ये तो सिंपल है सबसे, आपको कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि CCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो क्यों नहीं करता, कार्बन के पास क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2, है ना, 1s2 2s2 2p2। अब देखो CCl6, तो यहाँ पर फ्री एक्साइटेशन करवा भी लोगे ना, तो यहाँ पर 4 ही बॉन्ड बनेंगे, यानी CH4 बन सकता है, CCl4 बन सकता है, लेकिन CCl6 नहीं बनेगा, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन,
डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल होते ही नहीं कार्बन के अंदर, है ना। तो फोर्स एक्साइटेशन काम नहीं कर रही, फ्री एक्साइटेशन होगी, लेकिन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनेंगे, जैसे CH4 बन सकता है, CCl4 बन सकता है, बट CCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। PH5, ये तो बहुत अभी बताया था मैंने आपको, PH5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? यहाँ पर देखो 3s2 3p3, यहाँ पर d ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन d ऑर्बिटल्स का फोर्स एक्साइटेशन नहीं हो सकता, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या HCl3 एग्जिस्ट करता है? देखो ध्यान से, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो 2p 2s2 2p5 1 2 3 4 5, लेकिन d ऑर्बिटल तो फ्लोरीन के अंदर भी नहीं होते। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास ना तो फ्री एक्साइटेशन है, ना फोर्स अट्रैक्शन, ना तो फ्री ना फोर्स्ड। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉन्ड बन सकता है, जैसे आपका बनता है ना HF, वो क्यों बन जाता है HF बताओ क्या बनता है? HF एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन के पास एक वैकेंट, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो H के साथ क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बन जाता है, बट HCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है फ्लोरीन के पास। तो डी ऑर्बिटल भी चेक करने हैं, फोर्स एक्शन फ्री एक्साइटेशन भी देखनी है, और सराउंडिंग एटम कितने हैं वो भी देखते हैं। देखो दो सिचुएशन लग रही है सब में, फोर्स एक्साइटेशन देखनी है, फ्री एक्साइटेशन देखनी है, देखना डी ऑर्बिटल्स हैं भी या नहीं, तभी तो फोर्स लगाओगे एक्साइटेशन। तो डी ऑर्बिटल्स वहां चेक करने हैं, और अगर आपका वैसे ही बन रहा है कंपाउंड तो वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ना तो उसमें फ्री चाहिए ना फोर्स चाहिए, तो वैसे भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपके पास एग्जिस्ट करता है HF, तो उसमें ना तो फोर्स की एक्साइटेशन चाहिए ना फ्री चाहिए। देखो यहाँ पर फ्री और फोर्स्ड दोनों ही नहीं है, लेकिन फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा वो। तो अब एक चीज और है मुझे, जैसे एक ये थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, ClBr7 आई थिंक, हाँ ClBr7 एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसा क्यों है? देखो ध्यान से, क्लोरीन 2p5 होगा, मतलब 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, और 7 करने हैं आपको। हालांकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अनपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल तो होंगे। देखो ध्यान से, क्लोरीन के पास ये क्या है? S2 और P5 1 2 3 4 5, लेकिन डी ऑर्बिटल्स की एक्साइटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता, एनर्जी गैप ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, एक तो आप यहाँ पर ये चीज बताओगे, ठीक है, कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सेंट्रल एटम से। दूसरी बताओगे क्या बात? पहली चीज तो ये आपको बताने की एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट फ्रॉम S to D और यू कैन से P to D, फोर्स एक्साइटेशन इज वेरी वेरी लार्ज। सो पहला रीजन क्या बताओगे? हमेशा जब भी कुछ लिखोगे कि जो एनर्जी रिक्वायर होगी फ्रॉम S to D और यू कैन से फ्रॉम P to D, ठीक है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर because of the forced excitation, and contraction of d orbital is very very less here because bromine is less electronegative than that of the chlorine, that is your central atom, ठीक। लेकिन क्योंकि सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, है ना। लेकिन अब मुझे बताओ, पहले तो आपके पास रीजन ये हो गया एनर्जी फैक्टर वाला, दूसरा आप क्या बताओगे? दूसरा ये रीजन बताओगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये भी तो देखो कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ वाला जो है वो कितना बड़ा है। अगर यहाँ पे ClBr3 होता हो सकता था वो बन सकता था, क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के, लेकिन यहाँ पर तो 7 ब्रोमीन लग गए, मतलब समझ रहे हो, Cl के पास 7 ब्रोमीन लग गए, और 7 ब्रोमीन, मुझे एक बात बताओ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन गई है, तो 7 ब्रोमीन, ये है बड़े बड़े साइज। क्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये आपस में तो रिपेल करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे? आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा,
क्योंकि जहाँ पर सराउंडिंग एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे। स्टेबल ज्योमेट्री तो इसलिए बनती है ना, ताकि वो दूर दूर स्टेबलाइज होके एक परफेक्ट ज्योमेट्री दे सके। तो यहाँ पर तो ये रिपेल करेंगे तो ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं बन पाएगी, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी आप बता सकते हो कुछ कंपाउंड्स को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, BiH3 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है XeO3 XeO4 एग्जिस्ट और नॉट। ये खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है। देखो मैंने दो चीजें बताई, दो ही कंडीशंस याद रखनी है आपको मेमोरी में। ठीक है, तो दो ही कंडीशंस को मेमोरी में रखना है बिल्कुल, और उन्हीं को फुलफिल होनी चाहिए बस वो कंडीशंस। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।